नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। अब तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारी बारिश के कारण जयनगर का शहरी क्षेत्र विभिन्न स्थानों पर भारी जल जमाव से ग्रस्त, लोगों को हो रही भारी परेशानी। मधुबनी नगर थाना परिसर में पब्लिक व पुलिस के बीच संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बाबूबरी के बरेल चौक पर क्लिनिक चलाने वाले 2 हरियाणा निवासी चिकित्सकों का अपहरण। नौ जुलाई को पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक आएंगे जयनगर रेलवे स्टेशन। समस्तीपुर मंडल के इंजीनियर संजय कुमार ने किया दरभंगा रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण। जयनगर डीबी कॉलेज में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 128वीं जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन। मधवापुर के रैमा गांव में सामाजिक सलामती के लिए सलहेस महोत्सव का हो रहा धूमधाम से आयोजन। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार मिथिलांचल की धरती पर नरहिया बाजार पहुंचे रामनाथ ठाकुर। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व समर्थकों ने किया स्वागत। बेनीपट्टी विधायक सह पूर्व पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ने कलवाही में तालाब घाट का किया उद्घाटन। फुलपरास के लोहिया आश्रम में पूर्व विधायक राम कुमार यादव की अध्यक्षता में जन संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने किया संबोधित। जिला पदाधिकारी ने जिला सड़क सुरक्षा समिति व विद्यालय परिवहन समिति के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। मधुबनी विधायक समीर महासेठ का वादा, विधानसभा चुनाव 2025 से पहले हर हाल में तैयार हो जाएगा मधुबनी स्टेडियम। और जिला पदाधिकारी ने विभिन्न शाखाओं के प्रधान लिपिकों व सहायकों के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश। खबरें अब विस्तार से। पिछले दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण जयनगर शहरी क्षेत्र पूरा जलमग्न नजर आ रहा है। एक तरफ जहां राहगीरों और आम लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र का कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा है जहां जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई हो। जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को लगातार वर्षा के कारण हर जगह पानी देखा गया। भारी बारिश के कारण शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भारी जल जमाव देखा गया। जब बारिश का पानी कई मकान और दुकानों में प्रवेश करने से दुकानदारों का लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। शहर के रेलवे स्टेशन परिसर में 1 फुट पानी का जमाव देखा गया, वहीं जिससे यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना कर प्लेटफॉर्म पर जाते देखा गया। सुबह करीब 1.5 घंटे के भारी बारिश के कारण शहरी क्षेत्र के स्टेशन रोड, पटना गद्दी चौक, पटना गद्दी रोड, मेन रोड, ब्लॉक रोड, वाटरवे चौक एवं अशोक बाजार सब्जी मंडी में भारी जल जमाव देखा गया। वहीं नगर पंचायत द्वारा जल निकासी के लिए त्वरित कार्रवाई करने के बाद पानी का निकासी हो सका। वहीं जिला परिषद मार्केट अशोक बाजार सब्जी मंडी में भारी जल जमाव से कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुआ। बारिश के कारण अशोक बाजार मार्केट निधि कॉम्प्लेक्स में दर्जनों दुकानों में वर्षा का पानी प्रवेश कर गया, जिससे दुकानों में
रखे सामान बर्बाद हो गए। अशोक बाजार सब्जी मंडी में 1 से 2 फुट बारिश के पानी से चारों ओर दुकानदारों को प्रभावित कर दिया। वर्षा का पानी से सरकारी कार्यालयों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल कार्यालय में वर्षा का पानी प्रवेश कर गया, जिससे वहां कार्य करने वाले कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहरी क्षेत्र के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों के साथ घरों में वर्षा का पानी प्रवेश किया, जिससे गृहस्वामी को परेशानी का सामना करना पड़ा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना परिसर में पुलिस पब्लिक के बीच संवाद बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने की। इस मौके पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार भी उपस्थित रहे। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने समेत विभिन्न विषयों पर विस्तार से वार्ता की गई। शुक्रवार को नगर थाना परिसर में नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में पब्लिक एवं पुलिस के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं संवाद कार्यक्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार, मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, मनोज कुमार मुन्ना एवं अन्य लोग शामिल हुए। वहीं संवाद को संबोधित करते हुए एसडीपीओ राजीव कुमार ने कहा कि शहर में अपराध बढ़ रही है, जिस पर रोक लगाने के लिए आम पब्लिक का सहयोग बहुत जरूरी होगा। पुलिस आपकी रक्षा के लिए 24 घंटे कार्य करती है। कहीं भी कोई कठिनाई होती है तो डायल 112 एवं पैंथर टीम को सूचित करें। वह आपको बताए हुए स्थल पर 10 से 12 मिनट के अंदर पहुंचकर समस्याओं को देखेंगे। पुलिस तेजी से रात्रि तथा दीवा गश्ती कर रहे हैं, ताकि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर बने रहे। शहर में जितने भी संवेदनशील जगह हैं, उन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरा जल्दी लगाने का काम पुलिस करेगी। उपस्थित लोगों से एसडीपीओ ने राय ली, जिसे नोट करते हुए सभी समस्याओं को समाधान करने की बात कही है। जैसे हम लोग अपनी गश्ती हमारी चलती थी, उसमें और जो कुछ बिंदु उसके आए कि और बेहतर रोको टोको पर काम किया जाए। कुछ चौक चौराहों को चिन्हित किया गया, बताया गया कि वहाँ पे और बेहतर जो है कि गश्ती की व्यवस्था किया जाए। और वैसे भी क्षेत्र जहाँ पे हम लोग गश्ती में ग्रामीण इलाकों में कम पहुँच पा रहे थे, वहाँ हम लोग ज़्यादा गश्ती करें। और अन्य बहुत सारे बिंदुओं पर बहुत ही सार्थक जो है कि परिचर्चा हुआ, बहुत ही अच्छे सुझाव आए हैं। हम लोग कर रहे थे उसे और बेहतर करने की कोशिश। बैठक में अक्सर सवाल उठा था कि आजकल के बच्चे फोरेक्स जब तरीका का कुछ ऐसा नशा जहां दवा दुकान गांजाए ज़्यादा लोग पी रहे हैं, इसको रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा? हम लोगों ने अभी भी मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं सभी बच्चे और उनके गार्जियन से मैं अनुरोध करूंगा, उनकी गुजारिश है कि गार्जियन अपने बच्चों पे नजर रखें। बच्चे उम्र वाले हैं तो वे इस तरह की आदतों के शिकार नहीं पड़े। अगर ऐसी होती है तो हम जो भी कानूनी प्रावधान है उनके विरुद्ध करेंगे। साथ ही साथ मैं वैसे दुकानदार जो इन सब चीज़ों को इलीगल तरीके से बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, उन्हें मैं आगाह करना चाहता हूं कि अगर वो जब भी हमारे गिरफ्त में आएंगे, हमको सूचना मिलेगी, उनके विरुद्ध बहुत ही कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे, क्योंकि उनके चलते समाज के अगली पीढ़ी को, समाज के बच्चों को हम बिगड़ने नहीं दे सकते। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र से अपहरण की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बरेल चौक स्थित क्लिनिक से 2 चिकित्सकों का अपहरण कर लिया गया। घटना शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरेल चौक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लोगों को यह जानकारी हुई कि चौक स्थित एक क्लिनिक से 2 लोगों का कुछ अपराधियों ने अपहरण कर लिया है। घटना शुक्रवार दोपहर की है। सूचना पर सदर एसडीपीओ मनोज कुमार, इंस्पेक्टर अभय कुमार व थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने भारी मात्रा में दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। शुक्रवार दोपहर में 2 4 चक्का वाहन से 8 से 10 अपराधियों ने वैद्य के क्लिनिक में घुसकर पहले जसविंदर को अपने कब्जे में ले लिया, वहीं फिर चिकित्सक नरेश दनिया को अगवा किया। साथ ही क्लिनिक के अंदर जितनी भी दवाइयां थी सब उठा के गाड़ी में रख लिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी 9 जुलाई को पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक का जयनगर आगमन होगा। वहीं इसको लेकर समस्तीपुर रेल मंडल के इंजीनियर मौके पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने दरभंगा जयनगर रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण किया।
जनकपुर से अयोध्या के बीच नई ट्रेन परिचालन को लेकर आगामी 9 जुलाई को पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक के जयनगर आगमन की तैयारी को लेकर शनिवार को समस्तीपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल इंजीनियर संजय कुमार ने जयनगर दरभंगा रेलखंड के विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस दौरान DEN 1 निशांत चौधरी, AEN अब्दुल समद, CDO गोल्डन कुमार, स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र दास, TI राजेश मोहन मल्लिक, RPF प्रभारी रमेश कुमार, रेल थानाध्यक्ष वीना देवी समेत अन्य रेलकर्मी मौजूद रहे। वहीं वरिष्ठ मंडल इंजीनियर निरीक्षण यान से करीब 2 बजे जयनगर पहुंचने पर स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म 1 एवं 2, स्टेशन भवन निर्माण स्थल, प्रतीक्षालय, ट्रेन पासिंग, कैरेज एंड बैगन, GRP थाना, पार्सल कार्यालय, शौचालय, लिफ्ट तथा अन्य जगहों का निरीक्षण करने के दौरान उपस्थित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के DB कॉलेज में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। गौरतलब हो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती पर कॉलेज परिसर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के DB कॉलेज में राष्ट्र के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले मां भारती के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 123वीं जयंती के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की नीतियों का सदैव खुलकर विरोध करने वाले डॉक्टर मुखर्जी को एक ही देश में 2 झंडे और 2 निशान कदापि स्वीकार नहीं थे। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने की शुरुआत सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने से पहले और उसके बाद के हालातों पर चर्चा की जाए तो आज की परिस्थिति बदल चुकी है। राजनीति विज्ञान विभाग के युवा शिक्षाविद डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को मोदी सरकार ने साकार करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर वहां पर अमन और चैन कायम किया है। इसके हटने के बाद से वहां के लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ी है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन का पल पल राष्ट्र की एकता अखंडता को समर्पित किया है। उन्होंने देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की संकल्पना के लिए अथक प्रयास किया है और राष्ट्र के नाम अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को हटाया है और प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटाकर डॉक्टर मुखर्जी के अधूरे सपनों को साकार किया है। डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि आज ऐसे महामानव का जयंती मनाया जा रहा है जो हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि मानकर काम किए हैं। जम्मू और कश्मीर में एक विधान, एक प्रधान का नारा देकर भारत का अभिन्न हिस्सा माना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे, जिनके सपनों को साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 को समाप्त करने का काम किया है। इस अवसर पर डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, मनोज राय तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge.
प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के रैमा में सलहेस महोत्सव का आयोजन किया गया। महादलित समुदाय के लोगों ने सामाजिक सलामती के लिए धूमधाम से इसका आयोजन किया। मधवापुर प्रखंड के रैमा में सलहेस महोत्सव का आयोजन किया गया। सामाजिक सलामती के लिए इस महोत्सव में महादलित समुदाय के लोगों ने देवता स्वरूप राजा सलहेस की पूजा धूमधाम से की। मौके पर गाजे बाजे के साथ भक्तों की टोली पूजा स्थल पर पहुंची। वहां सजाए गए पूजा पंडाल में भक्तों ने अपनी पारंपरिक शैली में भक्ति गीतों को पेश किया। राजा सलहेस से सामाजिक समरसता बरकरार रखने की कामना की। किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का व पैदावार बढ़ाने की प्रार्थना की। सामाजिक विकास की विनती भक्तों ने सामूहिक रूप से की। जीवश पासवान, निरंजन पासवान, अनिल पासवान, रामभजन ठाकुर सहित अनेक समुदाय के लोगों ने कार्यक्रम में
हर राखी छठ में जेना सुधांशु शेखर विधायक है तेना राजपाट के अखरू विधायक ने आज हम बुआ बुझे सर बुआ बुझे सर के भारत द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर पहली बार मिथिलांचल की धरती पर पहुंचे, जहां नरहिया बाजार पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने फूल माला से लादकर उनका जमकर स्वागत किया। फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के नरहिया बाजार स्थित कर्पूरी आवास परिसर में पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय के नेतृत्व में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री का पटना से पूर्णिया जाने के क्रम में स्वागत किया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार मिथिलांचल की धरती नरहिया बाजार पहुंचे जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर को सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व समर्थकों ने फूल माला से लाद दिया। मौके पर उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्हें मंत्रालय दिया है वह किसानों के हित में कार्य करेंगे ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आए। सरकार ने जिस विश्वास के साथ उन्हें मंत्रालय सौंपा है वह उस विश्वास पर खरा उतरेंगे। इस मौके पर मुखिया महासंघ के अध्यक्ष जीवन कुमार भिंडवार, रेखानंद भिंडवार, सुशील यादव, तराबुद्दीन अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। द न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी विधायक व पूर्व पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ने कलवाही गांव के क्योटा में तालाब घाट का उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता समेत कई लोग मौके पर उपस्थित थे। कलवाही के गांव क्योटा राम जानकी कुट्टी से सटे तालाब घाट का उद्घाटन बेनीपट्टी विधायक सह पूर्व पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ने किया। बीजेपी कार्यकर्ता व ग्रामीणों ने बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा को मिथिला की परंपरागत संस्कृति पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी कलवाही मंडल के शिव गोविंद मिश्र ने किया। मंच संचालन मुकेश कुमार सिंह ने किया। तालाब घाट की लागत राशि 8,80,000 है। बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि गांव क्योटा के राम जानकी मंदिर के सामने तालाब में घाट बन जाने से समाज के सभी वर्गों के भक्तों को पूजा पाठ करने में काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा राम जानकी मंदिर में ही कृष्णोत्सव पूजा किया जाता है, जिसमें गांव देहात एवं दूर दराज से भक्त आकर पूजा अर्चना करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में अवसर पर प्रत्येक साल बड़ा ही भव्य मेला लगाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त दूर दूर से आकर शामिल होते हैं। गांव देहात से लेकर दूर दराज के भक्त आकर पूजा में सम्मिलित होते हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के सभी वर्गों के लिए जो कार्य होगा उसकी पहली प्राथमिकता दी जाती है। तालाब घाट उद्घाटन के मौके पर कलवाही भाजपा मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू, कलवाही मंडल उपाध्यक्ष मुकेश सिंह, शिव गोविंद मिश्र, शंकर झा, जिला मंत्री संतोष भगत समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे। प्रस्थान से बढ़िया था। हम वही बेर बढ़िया मंच बनेलो हैं, बहुत डेवलप कलो हैं, हाई स्कूल बनल है। बानेश्वर में शुरू हेते आ करबौली के आगा कोन पड़ी राजनगर में गौरी मेरक तक निकलते हमरा गांव तक निकले जेते 4.5 किलोमीटर से में 419 किलोमीटर के रोड से जैमें से 94 किलोमीटर रोड सिर्फ मधुबनी जिला में बने। बड़का रोड से आई रोड से मधुबनी जिला में 419 से बहुत 419 मधुबनी जिला के लंबाई से जैसे बनते
एते बड़का रोड बन रहा है, से ओकर बाद बदल जेतै स्वरूप। बहुत लोग के अंदाज नहीं रहे जे केना स्वरूप बदली छै, रोड बन जाए से केना स्वरूप बदली छै। बहुत पुरान लोग के याद है 75 ईस्वी में नेपाल में एक रोड बन, महेंद्र राजपथ नाम रखल, भारतीय सरकार के सहयोग वो शुरू भेलै। मेची से महाकाली तक, मेची से ओ भिट्ठी छै, ओतऽ छै भिट्ठी छै, ओतऽ आसनसोल से आगा, सॉरी वो छै जलपाईगुड़ी से आगा अंतिम छै, ओ मेची नदी के किनार छै। मेची नदी से शुरू भेलै भिट्ठा मोड़, सीतामढ़ी में छै, महाकाली चलि गेलै, एकदम न्यू टाउनशिप डेवलप भेलै। जे परंपरागत टाउन रहे ओतऽ के, जे परंपरागत शहर रहे नेपाल के, वो बदल गई। बड़का बड़का शहर जो रहे सिरहा या बड़का कहबे बाकी शहर से नहीं रहले, ओई रोड के किनारे शहर डेवलप भेलै। एकटा बिरता मोड़ से शुरू होइत, एहि बीच हम बिरता मोड़ गेलहुँ, आ बतेलक जे बिरता मोड़ में कलवाही में जना 10टा हमर सबके आई से 50 साल पहले हम देखली, 40 साल पहले 4टा दुकान होए, एकटा खचरी मुर्गी के होए, एकटा रोड पर सारा किछ के बिरता मोड़ से लऽ कऽ सीधे निकले तो चल गए पिथौरागढ़ के महाकाली तक रोड, पूरा एकदम टाउनशिप बदल गई। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय के लोहिया आश्रम में पूर्व विधायक रामकुमार यादव की अध्यक्षता में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जन संवाद कार्यक्रम को पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने संबोधित किया। फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय के लोहिया आश्रम के सभागार में पूर्व विधायक रामकुमार यादव की अध्यक्षता में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फुलपरास, झंझारपुर तथा मधुबनी सदर से आए हुए समाजवादी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि समाजवादियों की गढ़ में कार्यकर्ता और नेताओं को यूज एंड थ्रो किया जाता है, बल्कि समाजवादी आंदोलन के दरमियान पूर्व में यूज एंड ग्रो किया जाता था। पहले राजनीति त्याग, समर्पण और जन सेवा के लिए होती थी, अब राजनीति का पर्याय बन गया है चालाकी, धोखा, धूर्तई व मेवा की प्राप्ति। लगातार 19 वर्षों से डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है। बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है, खेत में लगा फसल बर्बाद हो जाता है। सड़क, स्कूल, बांध टूटने का तथा जान माल का खतरा, सर्पदंश की घटनाएं, पूरी बाढ़ पीड़ितों का जीवन क्षमता नरक बन गया है। दर्जनों पुल ध्वस्त हो रहे हैं। यदि आने वाले समय में इन सबको नहीं रोका गया तो विधानसभा चुनाव में 2 ध्रुवीय राजनीति करने वाले का सुपर साफ हो जाएगा और तीसरा ध्रुव खड़ा होगा। बिहार में राजनीति का तीसरा विकल्प बनेगा। बैठक में सुरेश चंद्र चौधरी, कपिलेश्वर यादव, महेंद्र नारायण यादव समेत कई लोग शामिल थे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था।
पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अरविंद कुमार वर्मा ने जिला सड़क सुरक्षा समिति व विद्यालय परिवहन समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने और करवाने संबंधित कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं विद्यालय परिवहन समिति की बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वाहन चालकों को नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच होना आवश्यक है, मुख्य रूप से उसके आंखों की जांच हो। जांच के उपरांत आवश्यकतानुसार वाहन चालक को चश्मा उपलब्ध कराई जाए। 2 पहिया वाहन चलाने के क्रम में जो लोग हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं तो उन पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया, ताकि आए दिन होने वाले सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। जिलाधिकारी ने मधुबनी शहर में जाम की समस्या और उसके निदान को लेकर विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध लगातार अधिक से अधिक जांच अभियान चलाते रहने का निर्देश दिया। कहा कि मधुबनी शहर में सड़क जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आए दिन अखबारों में भी सड़क जाम की खबर पढ़ने को मिलती है। इसके लिए सुव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था स्थापित करने होंगे। निर्देश दिया कि अवैध पार्किंग करने वाले पर नियमानुसार फाइन किया जाए। ट्रैफिक सिपाही नियमित रूप से जांच करें। उन्होंने कहा कि शहर के वैसे स्थान जहां दुकानदारों के द्वारा सड़क की जमीन को अतिक्रमण किया गया है, साथ ही अन्य कारणों से जहां ट्रैफिक जाम को लेकर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, उन सभी स्थानों को चिन्हित करें। शहर में जहां भी ट्रैफिक सिपाही, होमगार्ड प्रतिनियुक्त है, वह प्रतिदिन समय से अपने ड्यूटी पर आते हैं कि नहीं और अपने निर्धारित समय तक रहते हैं या नहीं, इसकी वरीय अधिकारी द्वारा नियमित जांच प्रतिदिन होनी चाहिए।
यातायात सिपाही के नहीं होने से जाम की समस्या और दुर्घटना घट जाती है, इसलिए ट्रैफिक सिपाही अपने स्थान पर रहे, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। ई रिक्शा, टेम्पो को लेकर शहर में बहुत जाम लगते हैं, इसको लेकर योजना बनाए। ट्रैफिक समस्याओं को दूर करने के लिए पूरे टारगेट के साथ सक्रिय होकर कार्य करने होंगे और समाधान निकालने होंगे। जिलाधिकारी ने यातायात नियमों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम पर बल देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूली बच्चों व किशोरों को सड़क सुरक्षा नियम के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करने हेतु सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रार्थना के समय सड़क सुरक्षा संबंधी गतिविधियां निरंतर चलाई जाए तथा बच्चों के बीच ट्रैफिक गेम, क्विज व पेंटिंग कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करें कि मोटरसाइकिल चालक हेलमेट का प्रयोग करे, साथ ही बिना हेलमेट वाले चालकों को चालान के माध्यम से फाइन करने के संबंध में निर्देशित किया गया। शहर में स्थित बस स्टैंड परिसर से ही यात्रियों को बस में बैठाए जाने तथा जहां तहां बस नहीं रुके यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस बैठक में नगर आयुक्त अनिल चौधरी, जिला परिवहन पदाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पिछले 10 वर्षों से अधिक से मधुबनी शहर का मधुबनी स्टेडियम खंडहर में तब्दील है। जिन मैदान पर खिलाड़ियों को होना चाहिए उन मैदानों पर जलकुंभ भी नजर आता है। वहीं इस स्टेडियम को लेकर मधुबनी विधायक सह पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा 2025 के चुनाव से पहले मधुबनी स्टेडियम पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और मैदान पर खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। मधुबनी स्टेडियम पिछले एक दशक से खंडहर में तब्दील है। मधुबनी स्टेडियम कब बनेगा इसकी कोई बातचीत कहीं सुनने को नहीं मिलती है। भूमि विवाद और सरकारी पेच की वजह से पिछले 10 सालों से मधुबनी स्टेडियम खंडहर में तब्दील हो गया है। जहां मैदान पर खिलाड़ियों को होना चाहिए वह स्टेडियम जलकुंभी से पटा हुआ है। हालांकि मधुबनी के विधायक समीर महासेठ ने कहा कि उनका चुनावी वादा है कि विधानसभा चुनाव 2025 से पहले हर हाल में मधुबनी स्टेडियम को बनाकर वह जनता के बीच सौंपेंगे और इस मैदान में जलकुंभी के जगह खिलाड़ी दिखाई देंगे। करोड़ों से अधिक रुपए की लागत से इस स्टेडियम का निर्माण होगा, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसके बाद कार्य आरंभ की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी ने विभिन्न शाखाओं के प्रधान लिपिकों व सहायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय के विभिन्न शाखाओं एवं कार्यालयों के प्रधान लिपिकों, सहायकों के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रधान लिपिकों एवं सहायकों को निर्देश दिया कि आगत पंजी, निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, अवकाश पंजी सहित सभी पंजियों को अद्यतन रखे। जिलाधिकारी ने सेवांत लाभ, विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई, CWJC, MJC, DC विपत्र, लोकायुक्त से संबंधित मामले, लोक शिकायत, लोकसभा विधानसभा प्रश्न की समीक्षा कर कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय के मुख्य रोकड़ पंजी के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित प्रति प्रत्येक कार्यालय के प्रधान सहायक द्वारा समीक्षा हेतु बैठक में अचूक रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे। इस बैठक में अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, स्थापना उप समाहर्ता चंदन कुमार सहित कार्यालयों के प्रधान सहायक उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? जी, जन स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार विधानसभा के सभी सीटों पर जन स्वराज इस बार चुनाव लड़ेगी क्या? बिहार में अनेक जाति, अनेक धर्म संप्रदाय से लोग बिलोंग करते हैं। इसमें जन स्वराज की क्या मान्यताएं हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उस आधार पर राजनीति में उतनी भागीदारी उस अनुपात में जन स्वराज देगी क्या? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परा रहने दो म्यान। जहाँ शिक्षा ज्यादा है, एजुकेशन ज्यादा है, वहाँ कम जातिवाद है।
जातिवाद है वैसे, लेकिन बहुत कम है। विकास का काम नहीं हो रहा है और हम अशिक्षित हैं, इसलिए हमारे अंदर तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह के विषाक्त पैदा हो रहा है और हम विषाक्त नेता लोग पैदा कर रहे हैं। नमस्कार, डेन न्यूज खबरें आप तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं एसके दीपक, डेन न्यूज संवाददाता। मैं आपको रूबरू कराता हूं एक विशिष्ट अतिथि से। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर। सर, आपका डेन न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। आपको और आपके माध्यम, आपके डेन न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आपके राजनीतिक जीवन का जो सफर है वह बहुत लंबा है। कुछ संक्षिप्त बताएं अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन से अभी तक की बातों। मैं छात्र जीवन के बाद 1979 में कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन किया और 42 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाही विभिन्न पदों पर, राज्य परिषद में, राज्य कंट्रोल कमीशन में, फिर जिला स्तर पर, फिर किसान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में, फिर किसान सभा के नेशनल काउंसिल के रूप में मैंने कार्य किया है। और जब तक वहाँ था मैंने वफादारी से कम्युनिस्ट पार्टी के लिए और आम जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए मैं बहुत संघर्ष किया। लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी जिस परिवर्तन की बात करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी जिस बदलाव की बात, सामाजिक परिवर्तन की बात करती थी, वो लड़ाई अब छोड़ चुकी है और वो प्रशांत किशोर उसे शुरू कर रहे हैं। और समाज में, बिहार में परिवर्तन का विजन है प्रशांत किशोर जी के साथ, इसलिए मैं जनस्वराज से जुड़ गया हूँ। सीपीआई में इतने लंबे सफर के बाद वहाँ किसी से कोई शिकायत भी आपको है, जिस शिकायत के चलते आपने उस पार्टी को छोड़ा? नहीं, मुझे सीपीआई से कोई शिकायत नहीं है और मैंने उन तमाम लोगों के साथ मिलकर सभी आंदोलन में जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई मैं उसे बखूबी पूरा किया। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे, अपनी नौकरी छोड़कर आए थे, अपने घर द्वार को छोड़कर, मैं अपने सारे अरमानों को छोड़कर, अपनी नौकरी को छोड़कर हम कम्युनिस्ट पार्टी में आए थे। जिस बदलाव की बात, जिस चेंज की बात, जिस परिवर्तन की बात करते थे, वो अब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कर पा रही, वो लड़ाई नहीं लड़ पा रही है और वो विजन मैं प्रशांत किशोर जी में देख रहा हूँ। इसलिए मैंने जनस्वराज को ज्वाइन किया और पूरी ईमानदारी, वफादारी के साथ, अपने पूरे अनुभव और कार्य क्षमता के साथ मैं अब समाज को और बिहार को बदलने के लिए जनस्वराज के साथ प्रशांत जी के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। जी, जनस्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनस्वराज का अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि समृद्ध समाज का निर्माण करना, जो आज बिहार उससे बहुत दूर हो चुका है। आपको याद होगा दीपक जी कि बिहार कभी विकसित राज्य की अग्रगण्य श्रेणियों में गिना जाता था। आज बिहार सबसे पिछड़े राज्यों की श्रेणी में खड़ा है। यह चिंतन का विषय है और इसके लिए हमारे नेता, हमारे सभी दल के लोग जिम्मेवार हैं और जो आज सरकार में हैं, पूर्ववर्ती सरकार है, वो सारे लोग जिम्मेवार हैं। आप चिंतन करिए, 40 एमपी का बिहार सबसे पिछड़े राज्य की श्रेणियों में है और 26 एमपी का गुजरात अग्रगण्य राज्यों की श्रेणी में, विकसित राज्य की श्रेणी में है। यह चिंतन का विषय है बिहार के लिए। बिहार विधानसभा के सभी सीटों पर जनस्वराज इस बार चुनाव लड़ेगी क्या? नहीं, हमारे नेता ने ऐलान कर दिया है और सभी इंटरव्यू में बोला है कि हम 343 सीट पर लड़ेंगे। हम किसी पार्टी से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम एक एक सीट पर लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे जनता के बल पर। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा बिहार बोल रहा है, पूरी दुनिया बोल रही है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। उनके अनुभव का, उनके कार्यशैली की क्षमता की जांच हो चुकी है और उन्होंने अपने हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में
विभिन्न राज्यों में इस कार्य को बखूबी करके साबित कर दिया है कि प्रशांत किशोर उस व्यक्ति का नाम है जो ठान लेता है, उसको पूरा करके दिखाता है। राजनीतिक पार्टियों में जैसा देखा जा रहा है कि उसमें जो टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं या पार्टी के संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हैं, उनमें अच्छे और प्रायः सभी तरह के लोग रहते हैं। कोई फिल्मी जगत से रहते हैं तो कोई दागदार व्यक्ति हैं, उनके भी नाम या उनके परिवार के लोगों के नाम शामिल होते हैं। तो इसमें प्रशांत किशोर जी का क्या है इसमें सिद्धांत कि वो कैसे लोगों को लेंगे? क्या अच्छे व्यक्तित्व को ही वो केवल लेंगे या वो सभी जैसे अन्य पार्टियों की तरह सभी तबके से, सभी विभाग से लोगों को वो इसमें शामिल करना चाहेंगे? क्या है उनकी नीति? नहीं, प्रशांत जी ने स्पष्ट कर दिया, कई मौकों पर स्पष्ट कर दिया है कि हम आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट ही नहीं देंगे, उनके परिवार के किसी सदस्य को भी हम टिकट नहीं देंगे। जो अपराधी हैं, जो सामाजिक चरित्र के लोग नहीं हैं, उन्हें हम किसी हालत में टिकट नहीं देंगे। हम समाज के उन तमाम लोगों को छानकर जो समाज से आएंगे, जो सामाजिक प्राणी हो, जो समाज की सेवा करना चाहते हो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए और समाज की सेवा के लिए, सभी वर्गों की सेवा के लिए बिना भेदभाव का वो आना चाहते, उन्हीं को हम टिकट देंगे और उन्हीं को नेता बनाएंगे जो जनता के बीच से आएंगे। हमारे ऊपर से किसी को नामित नहीं किया जाएगा, जो जनता के बीच से चुनकर आएंगे, जनता जिसे चाहेगी हम उसी को उम्मीदवार बनाएंगे। कई मौके पर जनसुराज के विजन के अनुसार बिहार आने वाले 10 वर्षों में क्या अग्रगणी राज्यों की श्रेणी में आ सकता है? 10 राज्यों जो अग्रगणी राज्यों में से होंगे, 10 राज्य, उनमें बिहार को आप देख रहे हैं या जनसुराज देख रही है क्या? निश्चित रूप से दीपक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बिहार समृद्ध हो सकता है। बिहार में बहुत संभावना है, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है, केवल कंसेप्ट की जरूरत है। यहाँ अकूत जल भंडार है और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, और यहाँ हमारा अनंत पानी का स्रोत और जल भंडार है जिसे मैं स्टोर करके पनबिजली पैदा कर सकता हूँ। बहुदेशीय डैम के माध्यम से हम यहाँ बाढ़ और रौदी को रोक सकते हैं, खेती का विकास कर सकते हैं और दुनिया को हम पानी बेच सकते हैं। इतना जल स्रोत है मेरे पास, हिमालय पहाड़ की सारी नदियां बिहार होकर बहती है और इसे हम भंडारण करें, इसे बर्बादी से बचाएं। लेकिन हमारी सरकार को इसकी ओर ध्यान है नहीं और इसके लिए इस मुद्दा भी नहीं है। इसलिए हम आम जनता को बताना चाहते हैं कि बिहार 10 वर्षों में उन विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा जैसा कभी बिहार था। कभी बिहार सोने की चिड़िया थी। इस तरह से यहाँ खेती की व्यापक संभावना है, यहाँ फल सब्जी की व्यापक संभावना है, यहाँ डेयरी की व्यापक संभावना है, यहाँ लघु और कुटीर उद्योग की व्यापक संभावना है, यहाँ छोटे छोटे उद्योगों की भी व्यापक संभावना है और इसे करने की जरूरत है। इच्छा शक्ति चाहिए, सरकार के पास योजना और प्लान चाहिए और ये प्रशांत जी के पास है। एक महत्वपूर्ण सवाल है रत्नेश्वर जी कि बिहार में अनेक जाति, अनेक धर्म संप्रदाय से लोग बिलोंग करते हैं। इसमें जनसुराज की क्या मान्यताएं हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उस आधार पर राजनीति में उतनी भागीदारी उस अनुपात में जनसुराज देगी क्या? देखिए, इस पर मैं दीपक जी 2 बात कहना चाहता हूं। एक बात यह कि जात और धर्म के आधार पर लोग बटे हुए हैं और इसे नेता लोग बांटने में लगे हुए हैं ताकि जनता की समस्या का समाधान नहीं करना पड़े और बैठे बैठे मुझे वोट मिल जाए। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जनता के मुद्दों के आधार पर, काम के आधार पर ही सरकार बने, जनप्रतिनिधि को चुना जाए और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जहां शिक्षा ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, वहाँ कम जातिवाद है। जातिवाद है वैसे, लेकिन बहुत कम है। विकास का काम नहीं हो रहा है और हम
अशिक्षित हैं, इसलिए हमारे अंदर तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह के विषाक्त पैदा हो रहा है और हम विषाक्त नेता लोग पैदा कर रहे हैं। इसी को तो तोड़ने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, जन स्वराज के लोगों ने संकल्प लिया है कि जातवाद और संप्रदायवाद को खत्म करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि कोई आदमी, हम लोगों ने गॉड को, अल्लाह को, खुदा को दरखास्त दिया था कि हमें इस जात में जन्म दीजिएगा, लेकिन हमें कहा गया कि आप इस जात के आदमी हैं। इसमें मेरा क्या अपराध, किसी का क्या अपराध, कौन किस जात में जन्म लिया, जन्म लेने वालों का कोई अपराध नहीं है। तुलसी कबीर दास जी ने बहुत ही शानदार अद्भुत बात 2 पंक्तियों में कह दिया है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परा रहने दो म्यान। कौन किसके लिए काम करता है, वो मेरा जात है, वो मेरा नेता है। बिहार के विकास के लिए, बिहार के सम्मान के लिए, बिहार की इज्जत के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो काम करे वही मेरा नेता है। और हमारे नेता, हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा है, कई मौक़ों पर बार बार कह रहे हैं कि मुझे एक बार अवसर दीजिए, एक बार जात को छोड़कर, दल को छोड़कर, अपने बच्चों के नाम पर, अपने भविष्य के नाम पर, बिहार के समृद्धि के नाम पर आप वोट करिए और वो सत्ता वो आपको दिखा देगा परिवर्तन करके कि बिहार, जो बिहार का पुराना गौरव है, उस गौरव को हम वापस करेंगे और अपने बिहार के नौजवानों को, विद्यार्थियों को बाहर पढ़ने के लिए और रोजगार के लिए नहीं जाने देंगे। ये मेरा संकल्प है। अब मैं बात करता हूं नारी शक्ति का। आधी आबादी नारी शक्ति, जिसे कहा भी गया है कि जत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी शक्ति को कितना स्थान जनसुराज दल में मिलेगा? क्या प्रशांत किशोर जी की ये किस भूमिका में नारी शक्ति को देखते हैं? नारियों को कितना स्थान मिलेगा, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं आप। चूँकि नारी की वास्तविक जो इज्जत होनी चाहिए वो आज हम सब लोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनकी इज्जत होनी चाहिए। नारी शक्ति हमारे लिए सर्वोपरि है और प्रशांत जी ने और हमारे दल के लोगों ने, जो दल बनने जा रहा है अक्टूबर में, वो घोषणा कर चुके हैं कि अन्य पार्टी बोलती है, कर्म से ऐसा नहीं दिखाती है, लेकिन मैं पूरे बिहार में 40 नारियों को, स्त्री को, नारी शक्ति को मैं टिकट दूंगा और उन्हें जो सम्मान है, उनका जो आदर है वो हम रखेंगे। और हमारे पूर्वज जो जिस बीना पर, जिस आधारित, आध्यात्म के आधारित नारियों की पूजा होती थी, अत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता भी वहाँ आने के लिए मजबूर होते हैं। वो हमारी धरती है, बिहार की धरती, और यहाँ एक से एक हमारी धरती है। सीता की धरती है, गार्गी की धरती है, ये हमारी यहाँ विदुषी महिलाएं रह चुकी है और उनका आदर और सम्मान। हमारे यहाँ दुर्गा जी की पूजा होती है, वो नारी ही है। हमारे यहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है, वो नारी शक्ति ही है। हमारे यहाँ सरस्वती की पूजा होती है, विद्या की देवी, वो नारी ही है। तो हमारे पूर्वजों ने भी और हम लोगों ने भी उनकी पूजा, उनकी आदर समाज में करते रहे। नारी न हो तो हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और इसीलिए प्रतिनिधित्व के सवाल पर भी हम उन्हें 40 सीट बिहार में देने जा रहे हैं। यह घोषणा है और वास्तविक रूप से आज तक कोई पार्टी इतनी नारियों को टिकट नहीं दे पाई है, भाषण में जो भी बोल रहे हैं। हमारे यहाँ विभिन्न राजनीतिक दल का गठन है। जनसुराज उन राजनीतिक दलों से किस तरह से अलग होगा? क्या इसकी भूमिका ऐसी होगी जो उन सब से अलग दिखेगा? बाकी दलों से यह अलग दल है, इसकी खास विशेषताएं, या किस तरह से सभी दलों से इसको अलग रूप में आप देख रहे हैं? आपको दिखाई देता होगा कि हमारे कार्य करने की क्षमता, जनता के बीच जाने की क्षमता, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों को बिना भेदभाव किए पद से लेकर और उनकी समस्या सुनने से लेकर सभी जगह
कमेटी से लेकर छोटे कमेटी से बड़े कमेटी तक सभी लोगों को समान प्रतिनिधित्व देकर हम उन्हें सम्मान कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलकर बिहार को बदलेंगे और सब मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः हम मिलते हैं इस साक्षात्कार के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। गाइस, अपना वाईफाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? एवरी डे स्विच टू एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, सुपर फास्ट स्पीड, हर कोने में हर पल, पूरी फैमिली के लिए। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी दर्शकों का डेन न्यूज में स्वागत है। सर, अब अगला सवाल है आपसे कि सरकार बनाने में आपके दल को यदि बहुमत नहीं मिला तो आपका दल क्या करेगा? देखिए दीपक जी, आप लोग शंका क्यों जाहिर करते हैं कि हमें बहुमत नहीं मिलेगी? बिहार की जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है, बिहार के जनता के साथ हम खड़े हैं और हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर हम जनता की सेवा में हाजिर हैं। मिलेगा तो जनता के लिए जो वादा किया है बिहार को बदलने का, बिहार में विकास करने का, बिहार में रोजगार उपलब्ध कराने का, बिहार में नेतरहाट से स्तरीय शिक्षा को लागू करने का, बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा लागू करने का, बिहार के गौरव को वापस करने का, ये हमने तय कर चुका है और जनता मेरे साथ लामबंद हो रही है। फिर नहीं का कहाँ सवाल है। पूरे आत्मविश्वास के साथ हम आपसे कहना चाहते हैं 25 में देखिएगा, ये बिहार में भूचाल आएगा, बहुत लोगों को ये कल्पना भी नहीं होगी। बिहार की राजनीति में जाति और धर्म बहुत बड़ा मायने रखता है, अभी तक की जो हालात देखी गई है यहाँ। और प्रशांत किशोर जी जातीयता की दलदल से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस विषय में? बिल्कुल, हम इसी को तोड़ने के लिए आए हैं कि जात में बांटकर, संप्रदाय में बांटकर अपनी राज सत्ता को बचाए रखने का जो ये लोग कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उसको तोड़कर हम शिक्षा और रोजगार के तरफ ले जाना चाहते हैं, सम्मान के तरफ ले जाना चाहते हैं। जातवाद स्वतः खत्म हो जाएगा। आप बताइए कि कोई जात है बिहार में या देश में जो अपने जात से सूद नहीं लेता हो और दूसरे जात से सूद लेता हो? दुनिया में कोई साइंस ऐसा डेवलप हुआ है कि आपका खून निकाले और मेरा खून निकाले, ये बता दे कि यह किस जात का खून है? फिर किस जात की बात है? और इसीलिए मुद्दे के आधार पर काम नहीं करना चाहते लोग, आसानी से जात के नाम पर लठैती करवाना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। ये जनता बिहार की समझ चुकी है और इसीलिए अब 77 वर्ष आज़ादी के बाद भी हमारी हालात यह है, इस पर अब जनता, जो यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के विद्वान, यहाँ के नौजवान, यहाँ के छात्र, यहाँ के किसान, सारे लोग समझ चुके हैं और सब लोग तैयार है। तीसरा विकल्प उनके पास नहीं था, विकल्प आ गया है प्रशांत किशोर जी, विकल्प आ गया है जनस्वराज। वो लोग जुड़ रहे हैं, आम लोग जुड़ रहे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा बिहार में जनस्वराज की सदस्यता लोगों ने ज्वाइन कर ली है। ये इतना बड़ा इतिहास बना है, किसी पार्टी को इतने कम दिनों में, और किसी पार्टी के पास बिहार में उतनी सदस्यता हो तो बता दीजिए। बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास भी 1 करोड़ सदस्यता नहीं है। हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं, तो फिर शंका और शंका की गुंजाइश कहाँ है? ये जातवाद खत्म होगा, जहाँ विकास आएगा वहाँ जातपात स्वतः खत्म हो जाएगा, जहाँ शिक्षा आएगी वहाँ जातपात स्वतः खत्म हो जाएगा, जहाँ सब लोग मिलकर हम बिहार को बदलने का काम करेंगे वहाँ जातवाद ध्वस्त हो जाएगा, धर्मवाद समाप्त हो जाएगा और हम लोग अब ठगने वाले नहीं हैं, ठगाने वाले नहीं हैं, ठगने वालों को अब हम लोग दरकिनार करके रखेंगे। क्या आप जनस्वराज अगर पार्टी बनती है तो उस पार्टी से आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए दीपक जी, ये तो हमारी पार्टी और हमारा नेता तय करेगा कि किसको कहाँ लड़ना है, और जो जवाबदेही मिलेगी मुझे, मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। अगर आपको पार्टी बिहार विधानसभा का प्रत्याशी बनाती है तो
अपने क्षेत्र के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी और जनसुराज के माध्यम से इस राज्य के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, बिहार के लिए और क्षेत्र के लिए हमारे नेता बार बार लाइव भी आ रहे हैं और बार बार बोल भी रहे हैं। इसलिए हमें जनसुराज के तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तब मैं अपनी प्राथमिकता तय करूंगा। वैसे मेरे पास विजन है अपने इलाके को, क्षेत्र को बदलने का, और बिहार के बदलने का जो अभियान है उसमें भी मेरी भागीदारी होगी। बहुत सारे हैं कार्यक्रम ऐसे, लेकिन वो तो अभी भविष्य के गर्त में है कि हम उम्मीदवार होंगे, हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये सुअवसर प्राप्त होगा, तो मैं अपनी क्षमता का उपयोग करके जनता की बदहाली को दूर करने के लिए, अंतिम आदमी तक रोशनी पहुंचाने के लिए, अंतिम घर में झोपड़ी में रोशनी पहुंच जाएगा, विकास की रोशनी वहां तक पहुंच जाएगी, जनस्वराज का काम संपन्न हो जाएगा। यही है, यही विजन है मेरा। सरकार बनने के बाद अगर सरकार जनसुराज बना लेती है तो सरकार बनने के बाद जातीयता के भेदभाव को खत्म करने की दिशा में इसकी कैसी पहल होगी? देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर लोग जात और संप्रदाय से ऊपर उठकर, दल के दलदल से ऊपर उठकर हमारे तमाम उम्मीदवारों को वोट करेगी यहाँ की जनता। तो जनता दल की सीमा, जात की सीमा और संप्रदाय की सीमा टूट जाएगी, और सब हम मिलकर अगर हमें लोग वोट करते हैं तो हमारी सरकार बनेगी। और हमारी सरकार बनेगी तो निस्संदेह मैं किसी भेदभाव, हमारे नेता, हमारी पार्टी किसी बिना भेदभाव के सबका विकास, सबका काम करेगी। किसी भेदभाव के साथ हमारी पार्टी, हमारी सरकार नहीं काम करेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा। राज्य सरकार के कार्यकाल के बारे में आपकी क्या सोच है? राज्य सरकार के कार्यकाल के बारे में मेरी सोच क्या है? जनता की सोच है, और ये प्रमाण है कि आज हम सबसे पिछड़े राज्य की श्रेणी में हैं। सब लोग कह रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं अपनी सरकार से कि आप कह रहे हैं कि मैं इस बिहार के बूढ़े बूढ़ियों को पेंशन दे रहा हूं। कितना पेंशन दे रहे हैं? 400 रुपया। 400 रुपये में दोनों शाम एक कप चाय भी मिल जाएगा क्या? लेकिन हमारा बगल का पड़ोसी देश नेपाल है, जहां दुनिया के लोग उसे ऐड देते हैं जिस पर वहां की सरकार चलती है, लेकिन आज वहां की सरकार अपने बूढ़ा और बूढ़ी को, 60 वर्ष से ऊपर वालों को 4000 पेंशन नेपाली देती है, जो इंडियन 2500 हुआ। हमें मुंह चिढ़ाने की बात हो रही है। हम लोगों को उपहास का वस्तु बनाया जा रहा है कि हम इन्हें दे रहे हैं। आप बहुत काम कर रहे हैं, तो आज हमारे बाढ़ रौदी का क्या हुआ? आप बहुत काम कर रहे हैं, तो हमारे बिहार का लोग ट्रेन भर के दूसरे राज्यों में क्यों जा रहा है? आप बहुत विकास का काम कर रहे हैं, तो मधुबनी जिले में लोहट, रैयाम चीनी मिल की जमीन तक बिक गई, सूता मिल बंद हो गया, एक कारखाना नहीं खुला, पूरे बिहार में एक सुई का कारखाना नहीं आप खोल पाए। तो जब हम कोई उद्योग नहीं लगाएंगे, कोई कारखाना नहीं लगाएंगे, तो हम रोजगार कहाँ से देंगे? हमारे लोग बाहर जा रहे हैं। हमारी खेती बाढ़ आती है, डूब जाती है। हमारी खेती रौदी होता है, सूख जाता है, और हम अपने किसानों को फसल भी नहीं दे पाते, लाभकारी मूल्य भी नहीं दे पाते। जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है उस पर भी हम किसानों के अनाज को खरीद नहीं पाते, और जो खरीदते हैं कागज पर खरीदते हैं। यह स्थिति हमारी है, विकास का हालत यह है। और इस स्थिति में किस क्षेत्र में आप विकास किए हैं ये हमको बताइए। हाँ, सड़कें बनी हैं, हाँ निश्चित रूप पर बिजली गांव तक गई है, हम इसका स्वागत करते हैं। जो अच्छा काम हुआ है उसे हम स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। आज हम अभी आम तैयार कर रहे हैं, हमारा औने पौने दाम में आम बिक रहा है। लीची हमारा, आज लीची का मार्केटिंग हो सकता था, आम का मार्केटिंग हो सकता था। हम सब्जी उत्पादक हैं, हम केला उत्पादक हैं, हम दूध उत्पादक हैं, लेकिन हमें अच्छा भंडारण की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमको कोल्ड स्टोरेज नहीं है, या सब्जी उत्पादन के लिए स्टोरेज नहीं है।
इससे क्या होता है कि औने पौने दाम में हम बेचते हैं। अगर उसी को स्टोरेज की व्यवस्था आप कर दें तो वही चीज हम अधिक दामों में, जहां अनुपलब्धता है वहां भेजकर हमारे किसान लाभ कमा सकते हैं। लेकिन ये सब तो कंसेप्ट है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप विकास क्या किए हैं ये तो बता दें। बेरोजगारों की इतनी फौज है, आप नीट परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, विभिन्न परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो जा रहा है। यही हमारी व्यवस्था है, शिक्षा की यह व्यवस्था है। आप कह रहे हैं कि मैं बहुत शिक्षा के लिए काम किया हूं, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से अपनी सरकार को पूछना चाहता हूं कि हमारे लोग, हमारे यहाँ का बेटा और बेटी क्यों कोटा में पढ़ने जा रहा है, क्यों दिल्ली और कर्नाटक में पढ़ने जा रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ टेक्निकल शिक्षा क्यों नहीं है? आप जवाब तो दीजिए। हमारे बिहार का पैसा आज दूसरे राज्यों में जा रहा है, लेकिन हमारे विकास का पैसा हमारे यहाँ नहीं रह रहा है, हमारे बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। अभी तो सबसे बड़ी बात उदाहरण है कि हमारी सरकार कहती है कि मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत उत्तम किस्म का कर दिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बीमार हुए थे तो पारस में जाकर वो इलाज करवाए हैं, तो उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। तब हम समझते हैं कि हमारे यहाँ विकास हुआ है, हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत समुन्नत व्यवस्था हो गई है। तो हमारे एमएलए का लड़का, एमपी का लड़का और हमारे गांव में खेत में काम करने वाला किसान और मजदूर का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ता तो मैं समझता कि शिक्षा का विकास हो गया है। यह बात निश्चित है कि हमारी धरती, हमारा बिहार कभी शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में सबसे अग्रगणी रहा है। हमारे यहाँ लोग पढ़ने आते थे, नालंदा विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय से लेकर हमारे यहाँ बहुत बड़ा इतिहास रहा है। चीन, जापान, इन तमाम जगहों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। लेकिन आज हमारी स्थिति यह है कि यहाँ से हम डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर दूसरे राज्यों में जाते हैं, कहता बिहार से आए हो, मैनेज करके आया होगा या चोरी करके आया होगा। यह हमारी स्थिति है, ये परसेप्शन बन गया है बिहार का। अन्य राज्यों में जाइए, भारत के अंदर हमारे बिहार के बिहारी है, अपमानजनक शब्द से संबोधित करता है। ये स्थिति हमारी है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है, हम ये देखना चाहते हैं। हमको बताए सरकार कि हम इसमें कहाँ, हमारा इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। कभी हमारे बिहार की गाथा देश ही नहीं दुनिया में सुनी जाती थी। आज हमारी व्यथा, बिहार की व्यथा देश और दुनिया में सुनी जा रही है कि सबसे भूखा कहाँ है तो बिहार में है, सबसे अशिक्षा कहाँ है तो बिहार में है, सबसे बेरोजगार कहाँ है तो बिहार में है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो आज हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि आप चिंतन कीजिए, उठ खड़ा होइए, आइए जनस्वराज के साथ जुड़िए और बिहार को बदलिए, पुराने गौरव को वापस प्राप्त करिए और हम सब मिलकर बिहार को बदलेंगे, बिहार को जीतेंगे और एक अच्छी सरकार बनाएंगे जो सबकी सरकार होगी और सबके सुख समृद्धि के लिए हम काम करेंगे। केंद्र सरकार की एक योजना है अग्निवीर, विपक्ष इसका काफी विरोध कर रही है, तो क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए दीपक जी, अग्निवीर के सवाल पर केवल विपक्ष ही नहीं, सरकार में बैठे हुए लोग भी अगर अंतरात्मा से पूछेंगे तो उनकी भी आत्मा जवाब नहीं देगी कि हम ये सही कर रहे हैं। ये भारत के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सरकार में बैठे विधायक, मंत्री, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री सारे लोग हैं, इन तमाम लोगों को सरकारी दरमाहा चाहिए, जीवन भर पेंशन चाहिए, सरकारी बंगला चाहिए, सरकारी बॉडीगार्ड चाहिए, सरकारी गाड़ी चाहिए और इस अग्निवीर को न पेंशन चाहिए, न इसको परमानेंट सिक्योरिटी चाहिए, न इसको नौकरी चाहिए, यह काम करे और बेकार हो जाए। ये अपने हमारे बच्चों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था यह न्यायपूर्ण व्यवस्था है, अपने लिए अच्छी व्यवस्था, अपने लिए जीवन की सिक्योरिटी और इन नौजवानों के लिए 4 और 5 वर्षों की गारंटी, ये कोई गारंटी है, यह कोई नौकरी है और जो हमारे देश का आन बान शान है
उसको न पेंशन है, न उसको कोई सम्मान है, लेकिन जो 5 साल के लिए एमएलए और एमपी होता है उसको आजीवन पेंशन मिलेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। यह कितना बड़ा अन्यायपूर्ण नीति है और इसे बदलना पड़ेगा। यही तो जन स्वराज कह रहा है। आइए हम सब मिलकर, सारे भेदभाव मिलाकर, सारे पार्टी के दल की सीमाओं को तोड़कर, सभी जात और संप्रदाय के सीमाओं को तोड़कर हम सब लोग जन स्वराज से जुड़े, प्रशांत जी के नेतृत्व में गौरवशाली बिहार के इतिहास को पुनः स्थापित करें और सब लोगों को उन्नत शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी हम बिहार के अंदर ही करेंगे। और हमारा नेता कहा है कि 1 साल के अंदर हमारी सरकार बनती है तो हम किसी को भी बिहार से बाहर काम करने नहीं जाने देंगे। यहाँ सारी व्यवस्था हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। और इसीलिए प्रशांत जी ने कहा कि समाज के लोगों को, सही लोगों की पहचान करनी है, सही सोच के साथ सामूहिक प्रयास करके हम बिहार को बदलेंगे। यही हम लोगों का उद्देश्य है और यही इसी उद्देश्य के साथ हम आपको आत्मसात करना चाहते हैं। आइए सब मिलकर नया बिहार बनावें। जय बिहार, जय जय बिहार, जय जन स्वराज, जय जय जन स्वराज। एक महत्वपूर्ण और दर्शकों के लिए एक रोचक सवाल है। आपके राजनीतिक जीवन का यह लंबा सफर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में बीता और इतने लंबे अरसे के बाद आपने जन स्वराज ज्वाइन किया। बहुत सारे आपके पुराने मित्र या परिजन स्वजन ग्रामीण लोग कहते होंगे कि रत्नेश्वर जी आप कहां से कहां इतने लंबे समय बिताने के बाद न कोई आपकी शिकवा शिकायतें हैं उस पार्टी से, फिर आप जन स्वराज में आ गए। आपको कैसा लगता है या कैसे उनको संतुष्ट करते हैं? नहीं, देखिए, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी में भी राज्य स्तर के और उससे भी राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे नेता हैं जो हमें बहुत स्नेह आज भी देते हैं, पहले भी देते रहे। उन सारे लोगों से हमारी बात हुई, उन लोगों ने भी हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आपका निर्णय सही है। हम लोग जहां चले थे रास्ता जरूर भटके हैं, लेकिन प्रशांत जी में ही एक क्षमता है जो बिहार को बदल सकते हैं। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं। और आपने रास्ता चुना है तो बीजेपी का नहीं चुना है, राजद का नहीं चुना है, अन्य जनता दल यू को नहीं चुना है, आपने प्रशांत किशोर को चुना है। इसलिए आपने सही चुनाव किया है और आप जहां भी कहीं रहें आबाद रहें। हमारी शुभकामना आपके साथ है। ऐसा उन नेता लोग, हमारे स्वजन परिजन सारे लोग कह रहे हैं कि अगर आपके पास अब कोई लायबिलिटी नहीं है, जनता की जब लायबिलिटी थी तब भी आप जनता की सेवा करते थे, अभी आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है तो आप पूरे मनोयोग से आप जनता की सेवा करें। मुझे परिवार और स्वजन परिजन के तरफ से भी ये आश्वासन है और उनके तरफ से भी यह सहयोग है। इसीलिए मैं अब शेष जीवन बिहार के बदलने में, बिहार की सेवा में लगाऊंगा। और मैं एक सूचना और आपको दे दूं कि मैं बिहार राज्य किसान सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी था। किसान आंदोलन, मैंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया और उसके हमारे सबसे बड़े नेता, संस्थापक सदस्य स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और उनके नाम पर मैंने सहजानंद खेत खलिहान ट्रस्ट बनवाया। हम लोगों ने काफ़ी विकसित किसान, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने वाले विकसित किसान लोग, हमारे साथ गो पालन करने वाले लोग जुड़े और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके अध्यक्ष मैं आज राष्ट्रीय स्तर पर हूं उस सहजानंद खेत खलिहान ट्रस्ट का। इसलिए मैं पहले से भी किसानों के लिए काम करता रहा हूं, संघर्ष करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। अभी जन स्वराज में आकर मैं पूरे बिहार को बदलने के लिए, खेती से लेकर झोपड़ी तक रोशनी ले जाने के लिए, खेत और खलिहानों की आवाज़ बनने के लिए, खेत और खलिहानों का गीत गाने के लिए हम इस जन स्वराज का झंडा लेकर प्रशांत जी के नेतृत्व में बिहार को बदलने चले हैं। आइए हम सब लोगों को आमंत्रित करते हैं, सभी लोग जन स्वराज जुड़कर, जन स्वराज से जुड़कर बिहार को बदलने के अभियान में अपने अहम भूमिका को निभाएं और इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रत्नेश्वर जी, हमारे डे न्यूज़ के स्टूडियो में पधारने के लिए।
आप तमाम दर्शकों से मैं डेन न्यूज संवाददाता एसके दीपक अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सोनू कुमार के साथ आप समस्त लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार।